बांग्लादेश में इस वक्त गृह युद्ध है और इसी वजह से बांग्लादेश सुलग रहा है। हिंसा के बाद पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू की स्थिति है। एक दिन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एमईए ने भारतीयों के लिए एडवाइजरी तक जारी की है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और लगातार पत्थरबाजी की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। एमईए की तरफ से, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई है। जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं, भारतीय रह रहे हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस वक्त की हकीकत यह है कि आरक्षण की आग में बांग्लादेश एक बार फिर से अब सुलग गया है। जगह जगह से हिंसा और आगजनी की तस्वीरें तो आपके सामने हैं ही। अब ये सिराजगंज के इनायतपुर थाने की तस्वीर देखिए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और उसे आग के हवाले कर दिया। थाने में आग लगने से 13 पुलिस कर्मियों की मौत की भी खबर है। हालांकि लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर का वक्त था जब कई हजार प्रदर्शनकारियों ने एक साथ इनायतपुर थाने पर धावा बोल दिया। अचानक चौतरफा हमले की वजह से पुलिस वालों को बचने तक का मौका नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया। 13 पुलिस कर्मियों की मौत की खबर है। तो हिंसा आगजनी की एक और तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। किशोरगंज इलाके की ये तस्वीर है, जहां प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना का पार्टी अवामी लीग के कार्यालय पर हमला बोल दिया। हजारों की तादाद में आए उपद्रवियों ने लाठी डंडों से दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ की और फिर अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सड़क पर मचे इस बवाल की एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि बांग्लादेश में प्रदर्शन की ये तीसरी तस्वीर राजशाही इलाके की आपके सामने है। कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद हैं। प्रदर्शन में सैकड़ों छात्राओं ने भी हिस्सा लिया है। छात्र संगठन ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफे की मांग को लेकर शहर में उग्र प्रदर्शन किया। और आइए अगली तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहे हैं। क्यूमिला शहर की ये तस्वीर है। बांग्लादेश के क्यूमिला शहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बड़े बड़े डंडे लेकर वो सड़कों पर उतर आए हैं। और ये तस्वीर वाकई डराती है कि इस वक्त क्या हालात हो गए हैं। इतना बड़ा गृह युद्ध चल रहा है बांग्लादेश में कि जो आवाम है वो ही सरकार के खिलाफ हो रही है। अब तस्वीर बांग्लादेश की राजधानी ढाका की, जहां पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने आफ्ताब नगर में ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी के सामने ही एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें, ढाका के शाहबाग में हजारों स्टूडेंट्स ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसी तरह नारेबाजी भी होती रही, क्योंकि लगातार एकजुट हो रहे इन स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हजारों छात्र एक साथ ढाका के शाहबाग में इकट्ठा होने शुरू हो गए। और इस हिंसक प्रदर्शन में अब तक कई पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं। ये तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं, बांग्लादेश में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सड़कों पर सेना को उतारना पड़ा है। टैंकों के साथ पेट्रोलिंग कर रही है सेना। ये देखिए, बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त नहीं हुए, जस के तस बने हुए हैं। कई जगहों पर लोगों की भीड़ टैंक के साथ चल रहे सैनिकों से उलझती हुई भी दिख रही है। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में रिक्शा चालक भी कूद गए हैं। सैकड़ों की संख्या में रिक्शा वालों ने ढाका की सड़क पर प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्तीफा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है।
एक एक करके ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं वो सबूत है कि हिंसा की आग में पूरा बांग्लादेश इस वक्त झुलस रहा है। शेख हसीना सरकार की ओर से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रदर्शनकारियों से लगातार शांति की अपील भी कर रही हैं। उसके बावजूद प्रदर्शनकारी सामने को आने को तैयार नहीं है, सामने से रुकने को तैयार नहीं है। पूरे देश में खूनी संघर्ष चल रहा है, खूनी खेल चल रहा है, हिंसा का तांडव चल रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तक हो रही है। प्रदर्शनकारी डटे हुए, हिलने को तैयार नहीं है। ये हिंसक प्रदर्शन में लगे हुए प्रदर्शनकारी, 100 लोगों की मौत हो चुकी है इस प्रदर्शन के तहत। 13 पुलिसकर्मी और 6 पत्रकार भी इसमें शामिल हैं। तो ये सबसे ज्यादा गृह विद्रोह देखने को मिल रहा है बांग्लादेश में। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमित, क्योंकि आरक्षण की ये जो मांग अभी तक जिस तरीके से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अब तो सीधा शेख हसीना की इस्तीफे की मांग के तहत ही और ज्यादा प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल, अगर आपको याद होगा कि इसी साल जुलाई महीने में, 1 महीने पहले जब ये पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ढाका यूनिवर्सिटी से, तो सिर्फ और सिर्फ ये ढाका यूनिवर्सिटी और ढाका के आसपास के इलाकों में देखने को मिला था। लेकिन 1 महीने के अंदर ये आग अब एंटी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ चुकी है। और खास बात ये कि अब ये रिजर्वेशन की आग से ज्यादा, अब ये सरकार गिराने, सरकार विरोधी कामों को लेकर ज्यादा बढ़ गई। अगर आप देखें कि अब इसमें स्टूडेंट नहीं, बल्कि वहां पर जो मिडिल क्लास हैं, जो लेबर्स हैं, जो रिक्शा है, जो आपके कर्मचारी यूनियन है, वो सारे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये मास मूवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। आज सोमवार को ढाका मार्च के लिए भी आयोजन किया गया और कहा यह जा रहा है कि पूरी तरीके से पूरे देश में मुस्तैदी की गई, आर्मी को, पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया और कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे और निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। और उस विरोध प्रदर्शन में उग्र चीजें ना आ जाए, इसको लेकर बहुत ज्यादा अलर्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये निश्चित तौर पर अब ये रिजर्वेशन से ज्यादा अब सरकार विरोधी आंदोलन हो चुका है, जिसमें लोगों का, आप कह सकते हैं कि मास सपोर्ट बहुत ज्यादा, और यही सरकार की सबसे बड़ी चुनौती इस समय बन गई है। चुनौती के तहत सुमित इस वक्त हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आरक्षण की ये लड़ाई किस तरीके से शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर आ गई है। शुक्रिया सुमित, आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे अपडेट। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की खबरों की बात करें तो गुजरात के हालात बिगड़े हुए हैं। नवसारी में बारिश की वजह से भयंकर तबाही आई है। बाढ़ में फंसे 1200 से ज्यादा पर्यटक। पुलिस ने पर्यटकों को रेस्क्यू भी किया है। 100 से ज्यादा कार और 120 बाइक्स को निकाला गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जगह जगह चलाया जा रहा है और गुजरात से तस्वीरें सामने आ रही हैं। नवसारी के ज्यादातर इलाके पानी से घिरे हुए हैं। घर, मकान, दुकान सब बाढ़ के पानी में डूबे हैं। सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोग परेशान हैं, लेकिन जल संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नवसारी की अंबिका और कावेरी नदियां उफान पर हैं। कावेरी नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। अंबिका नदी का जलस्तर भी 26 फीट के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से नवसारी के ज्यादातर इलाके पानी में डूब चुके हैं। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बाढ़ का पानी नवसारी के कई इलाकों में प्रवेश कर चुका है और लोगों के लिए कदम कदम पर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अंबिका और कावेरी नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कुछ इलाकों में लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर चले जाने की अपील की गई है। नवसारी जिले के वनारसी जामालिया को जोड़ने वाले पुल पर पानी भर गया है। ये पुल वनारसी जामालिया को नवसारी के दूसरे इलाकों से जोड़ता है। पुल पर पानी भरने से गांव के लोगों का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया है। वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और गुजरात के वलसाड में भी बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़क पर इतना पानी है कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं। पूरा इलाका बाढ़ के चक्र में फंस गया है। बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदी और नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर रिहायशी इलाके बाढ़ में घिर गए हैं। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जरा सी लापरवाही में लोग बह जाएं। लोगों के घरों के आसपास कई फुट तक पानी जमा है। घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है, जो लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। अभी हमारा जो लो लाइन एरियाज है वहाँ पर पानी भरते हैं, उसकी वजह से करीबन 150 से ज्यादा लोगों को हमने स्थलांतर करवाया है वहाँ से। हमारी वहाँ टीम काम कर रही है। एनडीआरएफ पर वही है, सेम वे एसडीएम, मामलतदार और हमारा चीफ ऑफिसर सब वहाँ पर काम कर रहे हैं।
सिर्फ नवसारी और वलसाड़ ही नहीं, गुजरात के कई हिस्से बाढ़ बारिश से बेहाल हैं। लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खासकर निचले इलाकों में रहने वालों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक बड़ी खबर ये कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से तबाही मची है। नेशनल हाईवे 505 के करीब बादल फटा है। पहाड़ से गिरा मलबा चारों तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है। मलबे से लाहौल स्पीति के 2 गांव भी प्रभावित हुए हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं। नेशनल हाईवे 505 के करीब पहाड़ी पर अचानक बादल फट गया। बादल फटने से इलाके में सैलाब आ गया। लाहौल स्पीति के 2 गांव मानेडांग और शिशलिंग में बाढ़ आ गई। गांव से होकर गुजरने वाले नाले में उफान आ गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। बाढ़ के साथ आया मलबा लोगों के घरों के बाहर जमा हो गया। मलबे की वजह से कई लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों के खेतों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ के पानी में एक कार भी बह गई। मानेडांग और शिशलिंग गांव की कई सड़कों पर भी पहाड़ से गिरा मलबा फैल गया। उन रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लग गया। कई गाड़ियां मलबे के बीच फंस गई। गाड़ी में फंसे लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। शिशलिंग गांव से आए इस वीडियो को देखिए। बादल फटने के बाद आए सैलाब में पूरी सड़क ही बह गई है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कभी सड़क थी ही नहीं। सैलाब के साथ आए मलबे में कई मवेशी भी फंस गए। पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि मवेशी सड़क पार नहीं कर पा रहे थे। और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और पुणे में लोगों की मदद के लिए अब सेना और एनडीआरएफ की भी टीमें उतर गई हैं। पहाड़ों की तरह ही मैदानी इलाकों में भी आसमान से आफत की बारिश हो रही है। पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने कहर मचा रखा है। पुणे के ज्यादातर इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। पुणे की पावना और मुला नदियां उफान पर हैं। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है। पुणे का खड़क वासला डैम ओवरफ्लो हो रहा है। डैम से 45,000 क्यूसेक पानी मुला नदी में छोड़ा गया, जिससे नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी लग गया। बारिश ने पुणे में किस तरह तबाही मचाई है, उसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। पुणे के एकवीरा मंदिर के किले पर इतनी बारिश हुई कि मंदिर की सीढ़ियों से झरने की तरह पानी बहने लगा। इतनी बारिश हुई कि सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर में जाना नामुमकिन हो गया। मंदिर में दर्शन करने आए भक्तों की मुसीबत बढ़ गई। भक्तों को बगैर दर्शन किए मंदिर से वापस लौटना पड़ा। तो एक खबर वायनाड से है। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में जान गंवाने वालों की संख्या 300 से ज्यादा हो गई है। मरने वालों में कई ऐसे लोग भी थे जिनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे शवों को प्रशासन ने सामूहिक रूप से दफना दिया है। ड्रोन कैमरे से लिया गया ये वीडियो वायनाड के पुंचरीमट्टम गांव का है। लैंडस्लाइड के बाद पूरा गांव वीरान हो चुका है। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। लैंडस्लाइड में गांव के ज्यादातर घर बह गए और जो बच गए उनमें कुछ बचा नहीं है। वायनाड में हुई लैंडस्लाइड ने लोगों को कभी ना भूलने वाला गम दे दिया है। अभी भी कई लोग हैं जो लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस काम में सेना और एनडीआरएफ के साथ स्थानीय पुलिस भी जुटी है। रेस्क्यू टीम मलबों को हटा हटा कर देख रही है। अगर कोई मलबों में दबा हो तो उसको निकाला जा सके। वायनाड, मलप्पुरम और कोझिकोड से होकर बहने वाली चालियार नदी के किनारे भी तलाशी अभियान जारी है। इस आपदा में जो लोग अपनों को खो चुके हैं उनको फिर से बसाने में सरकार मदद करेगी। केंद्र सरकार आज संसद में नया वक्फ बोर्ड बिल ला सकती है और कहा जा रहा है कि नए बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने की तैयारी में है। मोदी सरकार के नए बिल को लेकर सियासत भी तेज है। क्या मोदी सरकार आज संसद में 5 अगस्त 2019 के जैसे ही कोई बड़ा बिल फिर लाने की तैयारी में है? खबर है कि मोदी सरकार आज संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने वाला बिल ला सकती है। इस बारे में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून से जुड़े 40 संशोधनों को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई। इसके तहत प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं। इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा। इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं
उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ से जुड़े नए कानून को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। और सरकारी सूत्रों के मुताबिक वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। सरकार मुसलमानों की न तो जमीन लेने जा रही है, न ही वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की मंशा है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव की खबरों के बीच एक बात तेजी से फैल रही है कि सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव करके मुस्लिमों की जमीन छीनने की तैयारी में है। लेकिन सरकारी सूत्रों ने साफ कहा है कि ऐसी किसी भी तरह की आशंका सरासर गलत है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के जरिए सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य के सभी वक्फ बोर्ड में 2-2 महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो। वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। वक्फ संपत्तियों से कितना रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, इसका भी रिकॉर्ड होगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नए वक्फ कानून में यूपीए सरकार की ओर से 2013 में लाए गए संशोधन को भी वापस किया जाएगा, जिसमें वक्फ बोर्डों को किसी की संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए यूपीए सरकार ने संशोधन किया गया था। सरकार को मुस्लिमों से, खासकर गरीब मुस्लिमों और गरीब मुस्लिम महिलाओं की ओर से एक्ट के खिलाफ लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। उनका कहना है कि सिर्फ 200 परिवार पूरे देश की वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे हैं और उसका गलत और मनमाना इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका क्या कहना है, सुनिए। अब अगर सरकार की ये मंशा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जे ना हो, वक्फ का संचालन सही रूप से हो सके, तो उसके लिए ये जरूरी है कि सरकार वक्फ एक्ट को मजबूती फराहम करे, वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे और जो भी कब्जे हैं उन कब्जों को छुड़ाने का काम करे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो सरकारी सतह पर या गैर सरकारी सतह पर कब्जे हैं वो वक्फ बोर्ड के ताउन से छुड़ाए जा सकते हैं, बशर्ते कि सरकार सही नियत के साथ वक्फ बोर्ड को ताउन फराहम करे। जितनी भी औकाफ की जायदाद हैं उस पर उसकी नीयत ज़्यादा ख़राब है और उन्हीं ख़राब नीयत के तहत वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए वो ये कदम लाना चाहते। वैसे भाजपा का पुराना प्रोग्राम है मुसलमानों के खिलाफ काम करने का। जब से भाजपा की हुकूमत आई है, मुस्तकिल तौर पर कभी वो 3 तलाक के मसले को लेकर, कभी वो मदरसों के मसले को लेकर, कभी मस्जिदों के मसले को लेकर, कभी दूसरे मामला को लेकर वो इस तरह की हरकतें कर रही है लगातार। ये तकरार आज और देखने को मिल सकती है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ चुके हैं। सुनिए उनकी राय क्या है। वक्फ बोर्ड में विसंगतियों की शिकायत मुस्लिम वर्ग बंधुओं की तरफ से ही आई और तमाम लोगों ने इस बारे में कहा है कि इसमें तमाम प्रकार की ऐसी हैं कि वक्फ अगर संपत्ति घोषित कर देता है तो फिर उसमें किसी प्रकार का न्याय के लिए अपील करने का प्रावधान नहीं है। तमाम प्रकार की संपत्तियों का जो प्रयोग होना चाहिए था वो बिल्डर्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट के लोग कर रहे हैं। गरीबों के लिए, जो गरीब अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए कल्याण के लिए काम ही नहीं हो पा रहा। जो कानून लाना चाहती है उसकी नीयत ठीक नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अटल जी की सरकार के ज़माने में बनी थी, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया गया था और ये वक्फ की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमानों की है जिन्होंने डेडिकेट की है खुदा के नाम पे, अल्लाह के नाम पर, और इसकी ज़्यादा बड़ी तादाद सरकार ने पहले ही हड़प कर रखी है, आर्मी के कब्जे में है। बजाय उसको रिलीज कराने के नया कानून लाया जा रहा है। और जबरन धर्मांतरण और जमीन से जुड़ी खरीद बिक्री को लेकर असम सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है। असम के सीएम ने कहा है कि लव जिहाद करने पर आजीवन कारावास दिया जाएगा। इलेक्शनर সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছিলো। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড आजीवन कारादंडলৈ আমি रूपांतर কৰিম। असम सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। इतना नहीं, सरकार अब जमीन की खरीद बिक्री पर निगरानी रखने के लिए कानून बनाएगी। কিন্তু অসম চৰকাৰে নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিবৰ বাবে আৰু এজন মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে ল্যান্ড সেল পাৰমিশন হ'ব পাৰিব। सरकार की इस पहल पर विपक्ष ने सवाल उठाया और कहा कि
हिमंता सरकार लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही है ताकि चुनावी लाभ मिल सके। सर आसाम के लोग कम्युनल बन जाए, इन लोग ये मांग रहा है, इन लोग ये चाह रहा है, और कम्युनल होने के नाते इन लोगों के फायदा होंगे कि इन लोग का वोट बढ़ेंगे बीजेपी वाला का हिंदुत्व के नाम पे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा कि किसानों से सभी फसलों को सरकार अब एमएसपी पर खरीदेगी। कुरुक्षेत्र से विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते ही हरियाणा के सीएम ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। नायब सिंह सैनी ने किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दे दी। किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। सैनी सरकार के इसी ऐलान के साथ अब हरियाणा में 23 फसलों पर एमएसपी की कीमत मिलेगी। हरियाणा सरकार की ओर से ये फैसला तब लिया गया है जब अगले कुछ महीने में राज्य में विधानसभा का चुनाव है। रैली के जरिए नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी कुछ ही फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। राज्य सरकार की ओर से ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर अड़े हैं और लगातार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विरोधी विपक्ष में बैठने की आदत डाल लें क्योंकि 2029 में भी एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सरकार को अस्थिर करने की जितनी भी कोशिश कर ले, सरकार न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करेगी बल्कि 2029 में भी मोदी सरकार आएगी। ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए। चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी के तहत बने वाटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि विरोधी विपक्ष में बैठने की तैयारी अभी से कर लें। न केवल सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। शाह ने कहा कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीट मिली उससे ज्यादा सीट बीजेपी को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में मिली हैं। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और कांग्रेस इस बार बड़े भाई की भूमिका निभाने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी का कोई नेता अभी इस पर खुलकर नहीं बोल रहा। 20 अगस्त को कांग्रेस महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। पूर्व पीएम राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर होने वाले इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी न्योता दिया गया। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर इस बार कांग्रेस महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका चाहती है। हालांकि पार्टी अभी पत्ते नहीं खोल रही है। इसके बारे में हम लोग अभी तय नहीं किया है, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि महा विकास आघाड़ी आज महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे लोगों के सपोर्ट से आगे जा रहे हैं। पार्लियामेंट की चुनाव इसके बारे में एक सबूत हमको दिखाया है। बाकी चीज हम डिस्कस करके करेंगे। अभी कोई नंबर के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। खबर है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीट चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस पर 7 अगस्त की बैठक में चर्चा होगी। आने वाले 7 तारीख को हम लोग महाविकास आघाड़ी के सब नेता बैठेंगे और उसमें जो हमारा चुनाव का एजेंडा है उस पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होगी। अयोध्या रेप कांड पर चल रही सियासत अब पोस्टरबाजी पर उतर आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए लखनऊ में एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में है क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अयोध्या गैंगरेप के आरोपी को बचा रही है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ में एक पोस्टर सामने आया है जिसमें अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए लिखा गया है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। पोस्टर में उस मामले का भी जिक्र है जब अयोध्या रेप कांड में अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। ये पोस्टर बीजेपी अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्वेता सिंह के नाम से लगाया गया है। पोस्टर में आरोपी का भी जिक्र है और लिखा है
कि मोईद है, गलती हो जाती है। सपा नेता मोईद अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने फिर से दोहराया कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनकी पुश्ते भी याद करेंगे, इतनी कड़ी सजा। इससे पहले बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल अयोध्या में गैंगरेप की पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात कर चुका है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि समाजवादी पार्टी आरोपी मोईद खान को बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच आरोपी मोईद खान के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी के बाद आज कांग्रेस नेता अयोध्या में रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करेंगे। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद सूबे में सियासी घमासान तेज हो चुका है। बीजेपी के बाद आज कांग्रेस के नेता अयोध्या का रुख करेंगे। इससे पहले पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे बीजेपी नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से दी गई 5 लाख की राशि को बढ़ाकर 25 लाख करने की मांग की जाएगी। इसकी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को करेगा, हम प्रदेश की जनता को और बच्ची के परिवारजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मोदी और योगी की सरकार में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मिट्टी में मिलाने में हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से उस अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, डीएनए की मांग कर दी गई। अयोध्या पुलिस इस मामले में रेप पीड़िता के साथ ही दोनों आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराएगी और केस का जल्द से जल्द ट्रायल कराकर आरोपियों को सजा दिलाएगी। इस बीच आरोपी मोईद सलाखों के पीछे है। और अगली खबर बिहार से है। बिहार के वैशाली जिले में बड़ा हादसा हो गया है। यहां करंट लगने से 9 कांवरियों की मौत हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। हाजीपुर के सुल्तानपुर में डीजे की ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई और कांवड़ी की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर हाहाकार मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस मृतकों और घायलों को लेकर सदर अस्पताल पहुंची, जहां पोस्टमार्टम के बाद मृतकों का शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मौके पर ही परिजनों को 4-4 लाख रुपए का चेक दिया गया। 9 लोगों की मृत्यु हुई है, सभी को 4-4 लाख रुपए अनुदान दे दी गई है। कोई दुखद घटना हुई है। सुल्तानपुर गाँव है, वहाँ पे 11,000 विद्युत प्रवाह के संपर्क आने से एक घटना घटित हुई है। ये सभी कांवड़िए डीजे ट्रॉली पर सवार होकर पहलेचा गंगा घाट जा रहे थे, जहां से जल लाकर बाबा हरिहर नाथ को जलाभिषेक करना था। लेकिन रास्ते में ही हादसा हो गया, जिसकी खबर मिलने के बाद हाजीपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए पार्टी नेताओं को मौके पर भेजा। इस दुर्घटना में 2 युवक झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक सुल्तानपुर और बरई टोला के रहने वाले थे। और अब बात दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की, जहां कोचिंग के 4 सहमालिकों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। और राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के 4 सहमालिकों की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक कोर्ट फैसला सुनाएगी। पिछले महीने इसी बेसमेंट में पानी भर जाने से आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई थी। ये केस में बेसमेंट के सहमालिक परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानती याचिकाओं को शनिवार को मध्य दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास भेजा गया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली में राउस आईएएस कोचिंग हादसे की जांच शुक्रवार को सीबीआई को सौंप दी थी। कोर्ट ने जांच की निगरानी सेंटर विजिलेंस कमेटी के अधिकारियों को सौंपा था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि लोगों को जांच पर शक न हो और सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने से जांच प्रभावित न हो, इसलिए सीबीआई जांच का फैसला लिया गया। इस बीच बारिश के चलते दिल्ली में जल भराव को देखते हुए नालों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के कई इलाकों में नालों की सफाई के कार्य का जायजा लिया और अफसरों को दिशा निर्देश दिए। और कल दिल्ली में बड़ी कार्रवाई हुई। दिल्ली के खैबर पास इलाके में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कई घरों को जमींदोज कर दिया। TV9 ने उन परिवारों से बात की है जिनके घरों को तोड़ दिया गया। कोई 60 साल से रह रहा है तो किसी को इस इलाके में रहते हुए 40 साल हो गए हैं। किसी का जन्म इस इलाके में हुआ था तो कोई शादी के बाद विदा होकर यहाँ आया है। इस इलाके में रहने वाले हर शख्स की कोई ना कोई कहानी या फिर इस इलाके से जुड़ी हुई याद जहन में मौजूद है। लेकिन अब इनको ये इलाका खाली कर कहीं और जाना पड़ेगा। 32 एकड़ में फैले खैबर पास को अवैध बताकर खाली करने का आदेश जारी हुआ है। कई घरों पर तो
बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। अब हम इतने सालों से रह रहे हैं, 30-38 साल की मेरी उम्र हो रही है। मेरे पिताजी भी यहीं रहते थे, आर्मी में काम करते हो, सफाई करने जाते थे वो फटीक में। अब हमारे को ये अवैध बता रहे हैं, हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल सब कुछ सरकारी तो दे रही है, हमने तो कुछ नहीं करा ना अपनी तरफ से, तो हम अवैध कैसे हो गए। कुछ लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट से अगले 2 महीने में यहाँ से हटने की मोहलत मिली है, लेकिन लोगों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। आधार कार्ड, पहचान कर, पैन कार्ड सब कुछ है, कहाँ जाएंगे बालक, ना पढ़ रहे हैं, अब इनकी पढ़ाई ना मारी जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में एक युवक ने इमाम पर अपने पिता के जनाजे की नमाज ना पढ़ने का आरोप लगाया है। जो वजह बताई है वो और हैरान करने वाली है। हालांकि आरोप को इमाम ने बेबुनियाद बताया। मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि उनके पिता की नमाज जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाई गई क्योंकि वो बीजेपी के नेता थे। जनाजे की नमाज लेके गए इमाम साहब ने और इन 4 लोगों ने मना कर दिया। बोले आप ये तो पापा तो बीजेपी को वोट देवे हमेशा, लेकिन हिंदू मान के चलो, तो इनकी नमाज कैसे हो जाएगी। मृतक की नमाज न पढ़ाने का आरोप असलम खान, शराफत खान, शमीम और मतीन पर लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एसडीएम और एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब सभी को ये बताया गया है, इसको हम लोग तत्काल ही वेरीफाई करा रहे हैं। वही पूरे मामले को कुंदर की नगर के इमाम ने मनगढ़ंत बताया और कहा कि मृतक ईश निंदा करते थे, इसलिए उनकी नमाज जनाजा का विरोध किया गया। इमाम ने कहा कि मृतक के परिजन इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जो पैगंबर रसूल हैं उनको बुरा कहा करते थे माज़अल्लाह, तो इसलिए हम उनके यहाँ शरीक नहीं हुए। जैसे कोई श्री राम जी का भक्त है और कोई जो है भक्त के सामने उनकी भगवान की बुराई करे, तो जाहिर सी बात है भक्त अपने भगवान की बुराई कैसे बर्दाश्त करेगा। और वहीं दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स पर कथित धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा था। अब वाल्मीकि समाज इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया में कथित धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने को लेकर एक्शन की मांग जोर पकड़ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज ने धरना दिया। जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाने वाले रामनिवास ने दावा किया है कि आरोपी शिक्षकों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन की धारा नहीं लगाई गई है। मेरे को जो है ना पिछले 2-3 साल से जो है ना प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति सब बोले जा रहे हैं और धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। धरने में शामिल लोगों ने आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार करने की मांग की। रामनिवास ने आरोप लगाया है कि उन पर पिछले 2 साल से धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। धरने में शामिल लोगों ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो यूनिवर्सिटी में जाकर आंदोलन करेंगे। आगे अगर नहीं होगा हम जामिया मिलिया में जाके हम आंदोलन करेंगे, वहाँ के मेजरमेंट से मिलेंगे, वहाँ से मेजरमेंट के विरुद्ध हम आंदोलन करेंगे। इस धरना प्रदर्शन का वीएचपी ने भी समर्थन किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार भी शामिल हुए। खबर ब्रिटेन में जारी हिंसा की, जहां प्रधानमंत्री स्टार्मर ने अब दंगाई को सख्त सजा देने की बात कह दी है और दंगे के आरोप में 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बांग्लादेश की तरह ब्रिटेन भी चल रहा है। ब्रिटेन में पिछले 1 हफ्ते से जारी दंगों की ये सबसे ताजा तस्वीर है। न्यूकैसल दक्षिण पंथियों ने अप्रवासियों पर हमला बोल दिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। तस्वीरें ब्रिस्टल की हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग एक होटल के सामने जमा हो गए और होटल पर हमला करने लगे। दंगाइयों को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती है। लिवरपूल में दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते नजर आए, जिन पर काबू पाने के लिए पुलिस मशक्कत करती नजर आई। ब्रिटेन हिंसा और लूटपाट की तस्वीरें इन दिनों आम है। इस तस्वीर में लोग दुकानों पर हमला कर रहे हैं और लूटपाट मचा रहे हैं। सरकार उपद्रव को रोकने की भरसक कोशिश कर रही है और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन हालात काबू में नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि इस हिंसा का साउथपोर्ट में हुई हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। हिंसा की लपटें उस वक्त भड़की जब उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में 3 बच्चियों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और अब बात ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम मेडल से बस एक कदम एक जीत दूर है। टीम इंडिया ने एक रोमांचक मुकाबले में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है।
अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे श्रीजेश एक बार फिर भारतीय हॉकी की दीवार साबित हुए। 42 मिनट तक 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद भारत ने ब्रिटेन को हरा दिया। भारतीय टीम ने ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। आज का मैच 10 खिलाड़ियों ने काम किया है और ऐतिहासिक जीत रहा है कि 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना, मुझे मालूम है मैं खिलाड़ी हूँ, 10 खिलाड़ियों के साथ 45 मिनट्स खेलना काफ़ी मुश्किल की बात है, लेकिन सब खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है। डिफेंसिव हॉकी, असली हॉकी उन्होंने दिखाई है। टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने ब्रिटेन को ही हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई थी और एक बार फिर वही इतिहास दोहराया। इस जीत ने भारतीय हॉकी प्रेमियों को उत्साह से भर दिया। टीम इंडिया के खिलाड़ी गुरजंत सिंह के घर पर भी लोग जश्न में डूब गए। परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी मनाई। पंजाब सरकार में मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने भी गुरजंत सिंह के पिता को फोन पर बधाई दी। ओलंपिक में भारत ने 1980 में स्वर्ण पदक जीता था और देशवासियों को एक बार फिर वही इतिहास दोहराने की उम्मीद है। और बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक में कल होने वाले हॉकी के सेमीफाइनल में अमित रोहिदास नहीं खेल पाएंगे। अमित पर एक मैच का प्रतिबंध लगा है। क्वार्टर फाइनल में अमित को रेड कार्ड मिला था और जर्मनी के खिलाफ कल सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे अमित। फिलहाल आपको बता दें, कल भारत का सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है जर्मनी के साथ, लेकिन उससे पहले ये खबर सामने आई है कि अब बैन की वजह से हॉकी के सेमीफाइनल में पेरिस ओलंपिक में अमित रोहिदास हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अमित पर एक मैच का प्रतिबंध है। आगे बढ़ते हैं। ईरान के संभावित हमलों पर अमेरिका से लेकर इजरायल तक का बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें, एक्सियोस पोर्टल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को G7 देशों से कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजरायल के खिलाफ आज यानी सोमवार से हमला शुरू कर सकते हैं। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि हमलों के प्रभाव को सीमित करने से पूर्ण युद्ध को रोका जा सकता है। पोर्टल का यह भी दावा है कि ईरान इस बार भी वैसा ही हमला करेगा जैसा 13 अप्रैल को किया गया था ईरान की तरफ से। तब ईरान ने इजरायल की तरफ 350 हमलावर ड्रोन और मिसाइलें दाग दी थीं। इजरायल, अमेरिका और उनके सहयोगियों ने उनमें से अधिकांश को रोक भी दिया था। और अमेरिका ने इजरायल को अलर्ट किया है, ईरान आज इजरायल पर कर सकता है अटैक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया, ईरान हिजबुल्लाह मिलकर हमला करेंगे। आपको बता दें, एक्सियोस पोर्टल की रिपोर्ट के जरिए किए जा रहे दावे के बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, क्योंकि इस दावे के तहत मिलकर यह कहा जा रहा है कि अब ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर हमला करेंगे। अगले 12 घंटे बहुत भारी है। आपको बताते हैं अगले 12 घंटों में मध्य पूर्व की स्थिति कैसे बदलने वाली है, कैसे ईरान का गुस्सा आज फटने वाला है। बहुत बड़ी आशंका है 12 घंटे में ईरान इजरायल क्या युद्ध हो जाएगा, कैसे हमला करेगा ईरान। अब आपको ये बताते हैं, इजरायली सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक हो सकता है। दर्जनों ड्रोन से इजरायली शहरों पर हमले किए जा सकते हैं। सीरिया, इराक में यूएस ठिकानों पर भी हमले किए जा सकते हैं। हालांकि इजरायल में भी तैयारी कैसी है, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हर तरह के डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं और इजरायली सेना भी हाई अलर्ट पर है। यहां तक कि नागरिकों को बंकर्स में जाने की भी बात कह दी गई है। जी आपको बता दें कि अमेरिका की पहल, एंटनी ब्लिंकन ने G7 देशों को आगाह किया है। कॉन्फ्रेंस कॉल में ये कहा, अमेरिका की ओर से एकजुटता की जरूरत है, ईरान हिजबुल्लाह पर दबाव डालने की जरूरत है, हमलों के प्रभाव को सीमित करना संकल्प है। ये एक्सियोस पोर्टल के सोर्सेज के हवाले से ये बात निकल रही है कि अमेरिका की पहल सामने आई।